नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हर बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। जो नए बातें सामने आती हैं, स्टडीज बातें आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उनके बारे में बताते हैं और दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स की राय लेकर हम आपके सामने आते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो कितनी असरदार है हर तरीके के वेरिएंट पे। दरअसल हुआ ये है कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते में हमें खबरें आती हैं कि नया वेरिएंट कहीं पे रिपोर्ट किया जा रहा है और ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ती रहती हैं कि नया वेरिएंट अगर आएगा तो क्या उसके खिलाफ हमारी वैक्सीन कारगर होगी अगर हम उसे लगवाते हैं। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है NIV, उसने अब कहा है कि एक नया कोविड वेरिएंट मिला है B1.1.28.2। ये एक नया वेरिएंट है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के जरिए ये भारत तक आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील से आया है। इससे चिंताएं लोगों की बढ़ रही हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए कि ज्यादातर वैक्सीन्स अब तक मौजूदा वेरिएंट्स के ऊपर काफी कारगर साबित हो रही है, जो कि हम देख रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनीता रमेश जुड़ गई हैं, जो कि कई वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा रह चुकी हैं। शुक्रिया डॉक्टर चंद्रा हमारे साथ बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। जब भी नई खबर आती है कि नया वेरिएंट मिल गया है, एक की जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई है, तो लोगों का टेंशन लेवल मेरे ख्याल से उसी के साथ ऊपर चला जाता है। लेकिन हमारा जो करंट डेटा है वो क्या कहता है? अलग अलग वैक्सीन, चाहे वो हमारी वैक्सीन हो या जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है मॉडर्ना और फाइजर, वो कितनी असरदार हैं इन वेरिएंट्स के खिलाफ? या क्या होता है, आपने सही ढंग से बताया है कि कोरोना वायरस के अंदर 30,000 बेस पेयर है mRNA। सो 30,000 बेस पेयर RNA में काफी चेंज हो सकता है। कभी वो म्यूटेशन होता है, हर बार नया म्यूटेशन हो रहा है। ये जो प्रेजेंट म्यूटेशन है, आपने जो पहले का बताया B16117, 1, 2, 3, 4 भी आ रहे हैं, उसको बोलते हैं अल्फा एंड डेल्टा। सो अभी डेल्टा वायरस बहुत ही विरुलेंट है। सो उसी हिसाब से ये वायरस का नेचुरल हिस्ट्री है, बदलते हैं मटेरियल के साथ साथ हमको उसी तरीका का वैक्सीन बनाना चाहिए जो उस वेरिएंट से मुलाकात करे और उसके साथ फाइट करे। जैसे आपको पता है कि ये जो वेरिएंट जो इंडिया में प्रेवलेंट है, अभी यूके में प्रेवलेंट है डेल्टा, इसमें दिखाई दे जा रहा है जो कोविशील्ड का जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो हाफ खाली हुआ, पूरा एंटीबॉडी नहीं हुआ। और ये एंटीबॉडी वैक्सीनेशन के बाद बहुत ही जल्दी 3 महीना से 6 महीना के अंदर वो कम हो रहा है और उसके वजह से उनका इम्यूनिटी प्रोटेक्शन फॉर द ह्यूमन काइंड उतना बढ़िया नहीं है अगेंस्ट द डेल्टा वायरस, इवन कोविशील्ड। सो उसी हिसाब से हमको कंटिन्यूसली रिसर्च चलना चाहिए, नया वायरस का जेनेटिक मटेरियल देखना चाहिए। और आपने जो बताया B1351 नया आ रहा है, 64% के दूसरे कंट्रीज में भी फैल रहा है, इसके लिए अलग अलग वैक्सीन करना है। जॉनसन का जो वैक्सीन है वो बोल रहा है कि यस, शायद टैकल कर सकेंगे। इवन हमारा देश में जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन इज फुल इनएक्टिवेटेड वायरस के ऊपर होता है। सो काफी देर तक ये हमारा वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है। सो कोवैक्सीन, दैट्स व्हाई मेनी पीपल एडवाइज कोवैक्सीन, डिफरेंट वेरिएंट्स टैकल कर सकेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे यस, हमको वेरियस वैक्सीन चाहिए वेरियस म्यूटेशन के साथ लड़ाई करने के लिए। सो किसको क्या वैक्सीन दे जाएगा पता चलेगा, हम उनके पास से क्या वायरस आइसोलेट हुआ, उसके बाद जेनेटिक करना है, उसके साथ साथ जेनेटिक मटेरियल देखने के बाद हमको उसी तरह का वैक्सीन देना है। जैसे हमारा कैंसर ट्रीटमेंट है, हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स करते हैं, देखने के बाद उसी टारगेटेड ड्रग्स देते। सो हमारा आगे वाला दिन ऐसे ही हो गएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द म्यूटेशन वी हैव टू डिटरमिन द वैक्सीन। और काफी वैक्सीन में हम मार्केट में आ जाएंगे, काफी डिफरेंट वेरिएंट्स को टैकल करने के लिए। डॉक्टर चंद्रा, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। अगर कोई वेरिएंट आता भी है तो उस पर भी स्टडी चलती रहेगी, उसकी सीक्वेंसिंग भी चलती रहेगी, वैक्सीन का काम भी चलता रहेगा, उनकी भी स्टडी चलती रहेगी। लेकिन आम लोगों को इन चीजों में जब भी वो खबरें देखते हैं, उनका मेरे ख्याल से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि आप कितना इंफॉर्मेशन को जब अब्सॉर्ब करें, किस तरीके से करें और किन बातों का ध्यान रखें?
ओके, ये आप इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं कि काफी आदमी डर लगता है टीवी देखने में, व्हाट्सएप में बहुत सारे डरने वाले पिक्चर्स आते हैं, वो लोग कंफ्यूज हो जाता है, डिफरेंट स्ट्रेन्स, डिफरेंट वायरस, सबको साइंस भी पता नहीं है। इसी हिसाब से हम दर्शकों को बोलना चाहिए आपको इतना डिटेल इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, आपको खाली जानना है वायरस है, इससे आपको प्रोटेक्शन, 2 डबल प्लाई मास्क, 6 गज दूरी और सैनिटाइजर और वैक्सीन, जो भी वैक्सीन आपके बगल में अवेलेबल है आपको टाइम को जाकर के ले लेना है। अगर नया वैक्सीन आएगा गवर्नमेंट आपको दोबारा देंगे, उसके लिए वेट करना है, उतना बातचीत नहीं करना है, उतना नहीं करना है कि हमको वैक्सीन दे दीजिए, वैक्सीन दे दीजिए। अभी हमारे पास जो है वो काफी है, 70 से 90% इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इंडिया में इंडिजिनस बना हुआ वैक्सीन रेडी है। प्लीज आप वो लोग यूज करिए। एक खबरों रिसर्च ये चलते रहेगा, नया वायरस आएगा, नया स्ट्रेन आएगा, आपसे कोई मतलब नहीं है। आम आदमी से हम लोग हेल्थ केयर वर्कर, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, साइंटिस्ट लड़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको देखभाल करेगा वैक्सीन देने के लिए। सो डोंट पैनिक, डोंट बी। हमारे कंट्री में अभी तक वायरस कंट्रोल का रेट 90% के ऊपर, कल का खबर था सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो हम लोग अच्छे कर रहे हैं, धीरे धीरे वैक्सीन हो जाएगा, वैक्सीन अभी दुकान में भी मिलेगा। सो कोई डोंट वरी, वी हैव ओवरकम ऑल द वायरस, बट अपना गार्ड मत छोड़िए और अपना जो वैक्सीन मिलेगा वो सही समय ले लीजिए, प्लीज प्लीज टू एवरीबॉडी। बिल्कुल, अगर आपको मौका मिल रहा है, आपके आसपास वैक्सीन्स आ गई हैं तो आप इनका इस्तेमाल करें। यही एक तरीका है जो इस पैंडेमिक को रोकेगा और आपके संक्रमण को भी रोकने में मदद करेगा। और मास्क लगाना ना भूलें, जैसे कि डॉक्टर कह ही रही हैं। शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़ी इस चर्चा के लिए। तो ये तो हमने स्ट्रेन्स, अलग अलग वायरस के जो वेरिएंट हैं उसके बारे में चर्चा की और वैक्सीन कितनी असरदार है इस पर चर्चा की। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि एक बड़ी चिंता हम सबकी ये रही है कि हमारे बच्चों को हम किस तरह से सुरक्षित करें, और अगर उनके लिए टीका आ जाता है तो एक बड़ी राहत की खबर होगी उन सभी माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। एम्स दिल्ली में ट्रायल शुरू हो गई हैं, बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है, उन पर फेज 2 फेज 3 की ट्रायल होगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय राय, जो कि प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स दिल्ली से, और बच्चों पर कोवैक्सीन की ट्रायल वहां पर शुरू कर दी गई है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर राय हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए ये जो ट्रायल की जा रही है ये कैसे की जाएगी और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक इसके रिजल्ट्स आए। हालांकि ये चीजें, इसके लिए कोई टाइमलाइन लगाना सही बात नहीं है, पर फिर भी मोटा मोटा अगर कुछ उम्मीद के लिए ही लोगों को बताया जा सके। देखिए, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स इसलिए किए जाते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या कोई सेफ वैक्सीन या इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है। एडल्ट के लिए हमारे पास कई सेफ वैक्सीन हैं, इफेक्टिव वैक्सीन भी हैं, वो तो सेफ्टी भी निर्धारित है कि हैं वो सेफ हैं। बच्चों के लिए आज की डेट तक हमारे पास कोई भी ऐसा वैक्सीन नहीं है 2 साल से ऊपर। 12 साल से ऊपर के बच्चों के फाइजर ने कुछ टेस्ट किए हुए और उन्होंने अलाउ भी किया हुआ है, उनका तो यह है कि वह सेफ और इफेक्टिव भी है। बट उनसे छोटे बच्चों के लिए आज की डेट में पूरी दुनिया में कोई भी वैक्सीन नहीं है कि अगर कल जरूरत पड़े, हमें आज की डेट तक अभी शायद बच्चों को इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कल जरूरत पड़ती है तो उनको देना पड़े, और उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए, एडिशनल ऑप्शन। वो तभी होगा जब हम क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद एविडेंस जनरेट करेंगे। ये क्लिनिकल ट्रायल का ऑब्जेक्टिव ही होता है एविडेंस जनरेट करना, कि पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सेफ है कि नहीं वैक्सीन। अगर सेफ है तो क्या इफेक्टिव भी है, सो इम्यूनोजेनिसिटी देखना, उसकी जो है एंटीबॉडीज लेवल देखना, क्या वो एंटीबॉडीज लेवल इतना है कि वो न्यूट्रलाइज कर दे, और अल्टीमेटली जो है डिजीज को प्रिवेंट करने में या सीवियरिटी को प्रिवेंट करने में वो कितना इफेक्टिव है, जिसको वैक्सीन इफिकेसी हम कहते हैं। सेम जैसे एडल्ट में करते हैं वही बच्चों में भी उसी क्रम में होता है, सेम फेजेस होते हैं। उसका जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे खुद कंसेंट नहीं दे सकते हैं, तो कंसेंट इनके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन होते हैं वह देते हैं, और लेकिन बाकी प्रोसीजर जो है सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जी,
डॉक्टर साहब, ज्यादातर जो वैक्सीन हैं, खासतौर पे अगर आप फाइजर और मॉडर्ना को देख लें, उन्होंने 12 साल से ऊपर के बच्चों का ट्रायल किया था। तो ऐसे में क्या वजह रही है इस सोच के पीछे कि हम 2 साल से ऊपर के बच्चों के ऊपर ट्रायल करें? और ये चैलेंजिंग नहीं, चुनौतीपूर्ण नहीं होगा इतने छोटे बच्चों को रिक्रूट कर पाना, माँ बाप से कंसेंट ले पाना? मैंने आपकी वॉल्यूम काफी कम है, मैंने आपके सवाल को पूरा सुना ही नहीं कि आपके सवाल क्या है। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही थी कि क्या वजह रही है कि 12 साल से कम के बच्चों में भी टेस्टिंग हो रही है, क्या सोच रही है इसके पीछे? और जब ये करेंगे, ये चुनौतीपूर्ण नहीं होगा इतने छोटे बच्चों के माता पिता से कंसेंट लेना, अगर हम 2, 3, 4 या 5 साल के बच्चों के माता पिता से कंसेंट लेते हैं? देखिए, ये हमेशा चुनौतीपूर्ण, किसी ग्रुप में क्लिनिकल ट्रायल करना, पार्टिसिपेंट्स को लेना चुनौतीपूर्ण हमेशा ही होता है, और ये रहेगा किसी ग्रुप में, नॉट ओनली 2 to 5 या 6 या 6 to 12, इवन जो भी लेस देन 18 ईयर्स हैं वो चाइल्ड ही है। वह डिसीजन अपना कुछ ले सकता है, बट उसके लिए भी कंसेंट हमें पेरेंट्स से ही लेना पड़ता है। जहां तक हुई कि क्यों जरूरत पड़ सकती है, आज की डेट में जो ग्लोबल एविडेंस है, 17 करोड़ से ज्यादा केसेस पूरी दुनिया में हो चुके हैं, लार्जली ये डिजीज जो है बच्चों में माइल्ड है, और हमें उम्मीद भी है कि शायद आगे भी माइल्ड रहे। ये नहीं है जैसे कि अभी काफी अफवाही मैं कहूंगा, क्योंकि अगर किसी में कोई साइंटिफिक उसका बेसिस ना हो, अगर वैज्ञानिक आधार ना हो, तो उसको मैं अफवाही कहूंगा कि बच्चों में वेव आएगी और बच्चे जो है इससे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे। ऐसा कोई हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर कल कोई वायरस इस टाइप का आता है और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, तो हमें जी लगता है डॉक्टर साहब, हाँ, एडिशनल ऑप्शन होना चाहिए कि हमारा जो है, कल हम ये ना कहें कि हमारे पास तो पता ही नहीं कि बच्चों में सेफ है कि नहीं, बच्चों में इफेक्टिव हुआ कि नहीं, और एडल्ट का और बच्चों का इम्यून सिस्टम एंटायरली डिफरेंट होता है। तो इसलिए एविडेंस जनरेट करना थ्रू रिसर्च वह एक अलग पहलू हो गया, उसका जो है सदुपयोग करना, यूज करना एक अलग इशू हो गया कि जब नीड हो तब। ये नहीं कि वैक्सीन आ गया और हम लगाना शुरू कर दें, हमें वैक्सीन आने के बाद ये देखना पड़ता है कि रियली जिस ग्रुप को हम देने जा रहे हैं क्या एडिशनल बेनिफिट है। सिर्फ कि वैक्सीन लगा दें इसलिए बेनिफिट नहीं है, क्या पहली बात तो उसको डॉक्यूमेंट करना होता है कि क्या रिस्क उस ग्रुप में है, वह रिस्क जो है कितना कम होगा वैक्सीन लेने के बाद से, ये जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, उसके बाद ही। जी चलिए डॉक्टर साहब, थोड़ा आवाज की भी दिक्कत आ रही है, पर आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया आपका। एक बात तो साफ है कि अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है, पूरा हो जाता है, तो बच्चों के लिए भी कम से कम एक ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, और यही माँ बाप चाहते हैं। उसके बाद सरकार ये फैसला लेगी कि बच्चों को ये टीका लगाया जाए या न लगाया जाए। हम एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त ले रहे हैं, और ब्रेक के उस पार देखिए एनडीटीवी और गूगल की एक खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना वायरस से जुड़े लक्षणों की, कैसे इसको पहचानें, और ये सब आपको एक गूगल सर्च के जरिए भी मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनके बारे में हमारे डॉक्टर हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर यतिन मेहता हमारे साथ हैं, जो कि चेयरमैन हैं मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर के। डॉक्टर मेहता, ऐसे कौन से खास लक्षण हैं जो बिल्कुल सीधा इशारा करते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण की तरफ? देखिए, सीधा इशारा तो कहना मुश्किल है, लेकिन कॉमनेस्ट जो इसके सिम्टम्स हैं वो है बुखार होता है, गले में खराश रहती है और खांसी रहेगी, फिर सांस लेने में मुश्किल लेटर स्टेज में आती है।
लेकिन अगर क्लासिक कहें तो गले में खराश और गले में वो आवाज बदलना, ये काफी क्लासिक है। मेरे एक्चुअली एक मित्र ने फोन किया था दिल्ली के बाहर से, देहरादून से, और उसकी आवाज सुनते ही मैं समझ गया था। मैंने कहा था बुखार है, कहते हैं हाँ। मैंने कहा मोस्ट लाइकली कोरोना है। लेकिन इस बार जो सेकेंड वेव आई है उसमें कुछ नए सिम्टम्स आए हैं जो पहले वेव में इतने नहीं थे। जो लोगों को डायरिया हो रहा है, दस्त लगते हैं। दूसरा, वो सांस जब आप खाना खाते हैं तो उसका जो टेस्ट नहीं आता, और जो स्मेल करते हैं, जो खुशबू या बदबू जो नाक से आपको नहीं आती, ये साइंस काफी सजेस्टिव है कि आपको हो सकता है कोरोना हो। तो डॉक्टर, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पैंडेमिक को साल से ज्यादा होता जा रहा है, नए नए वेरिएंट्स भी आते जाते हैं, तो क्या इन नए वेरिएंट्स के साथ नए लक्षण भी आते हैं? कुछ हम ऐसा भी देखते हैं कि कोई अलग वेरिएंट अलग लक्षण पैदा करता हो और इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत हो? ऐसे तो कोई वेरिएंट स्पेसिफिक वो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सेकेंड वेव में ये जो पेट की खराबी है, जो दस्त लगने की तकलीफ है, वो ज्यादा हुई है। और इस कुछ पेपर्स आए हैं जिसमें दिखाया है कि सेकेंड जो वेव है उसमें वो 1617.2 जो इंडिया में आया है वेरिएंट, जिसकी वजह से ज्यादा ये फैली है बीमारी, तो उसमें शायद ज्यादा ये वेरिएंट का इफेक्ट होता है। और दूसरे वेरिएंट में वही जो नाक और वो मैंने बोला स्मेल और टेस्ट की जो फर्क है, जो स्वाद नहीं आता और खुशबू नहीं आती, वो भी शायद इस वेरिएंट में ज्यादा होंगे, लेकिन ये अभी एस्टैब्लिश नहीं है किसी वेरिएंट की स्पेसिफिक सिम्टम्स। लेकिन डॉक्टर, लक्षण तो लोगों को नजर आते हैं, पर कब तक इन लक्षणों को वो ये मानकर चले कि हम मैनेज कर सकते हैं? कब वो इंडिकेटर्स आते हैं और क्या होते हैं जब आपको पता चलता है कि नहीं, अब आप अस्पताल का रुख करें? देखिए अंजलि, ये बड़ा अप्रोप्रिएट सवाल है। अगर आपको बुखार बहुत ज्यादा नहीं है और क्रोसिन लेने से बुखार कम हो जाता है तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका सांस 24 से ज्यादा है पर मिनट, वो तो आप काउंट कर सकते हैं कितना सांस आ रहा है, तो फिर तकलीफ की बात है। और आजकल सब पल्स ऑक्सीमीटर रखते हैं घर में, तो अगर आपका सैचुरेशन बिना ऑक्सीजन के अगर 93 से कम है तो फिर वो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना या हॉस्पिटल जाना ठीक है। तो सांस की तकलीफ अगर बढ़ रही है, सैचुरेशन अगर गिर रहा है और बुखार आपका अगर क्रोसिन से नहीं कम हो रहा, तो ये सब आपको अस्पताल जाके या कम से कम डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। डॉक्टर, आखिर में इन लक्षणों को दूर रखने के लिए, यानी कि संक्रमण को दूर रखने के लिए वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके योगदान के बारे में बताएं। वैक्सीन एकदम जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसलिए मेरा सारे आपके ऑडियंस को कहना बिल्कुल जरूरी है। अगर मेडिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड और बात अलग है, लेकिन 99% लोगों को ये वैक्सीन लगा सकते हैं, और मेहरबानी करके वैक्सीन सब लगाएं, वो बिल्कुल सेफ है। और वैक्सीन लगाने से आपको कंप्लीट सेफ्टी नहीं मिलती। इसका मतलब कि आपको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है और हाथ को साफ रखना है, ये नहीं भूलें। ये वैक्सीन 100% गारंटी नहीं है, इसलिए वैक्सीन लगाइए और ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर कंटिन्यू करें। बिल्कुल, तो वैक्सीन और उसके साथ जितनी सतर्कताएं आपको बताई जाती हैं, ये दोनों साथ में रखेंगे तो आप कोरोना वायरस को दूर रखेंगे। शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े और ये पूरी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते वही बात जो डॉक्टर ने कही, यानी कि वैक्सीन लगाएं, जो भी मिले, जहां भी मिले उसे लगाएं। और दूसरा ये कि अगर आप दफ्तरों में आप जाने लग गए हैं क्योंकि अनलॉक शुरू हो गया है, तो बंद कमरों के अंदर खिड़कियां जरूर खोल दें अपनी, और 2 मास्क लगाएं। डबल मास्किंग भी एक अच्छा तरीका है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।